फिल्म साजन एक भावुक और रोमांटिक प्रेम त्रिकोण की कहानी है। अमन वर्मा, संजय दत्त एक अनाथ बच्चा है जिसे एक अमीर परिवार अपनाता है। परिवार में अमन को प्यार और सम्मान मिलता है, लेकिन उसकी विकलांगता के कारण वह खुद को अपने दत्तक भाई आकाश वर्मा, सलमान खान से कमतर मानता है। आकाश परिवार का चहेता और लापरवाह स्वभाव का है, जबकि अमन संवेदनशील और गहरे विचारों वाला व्यक्ति है। अमन के भीतर कविताओं और भावनाओं की गहराई है, लेकिन वह अपनी पहचान छिपाते हुए सागर नाम से कविताएं लिखता है। पूजा माधुरी दीक्षित एक मधुर और मासूम युवती है जो सागर की कविताओं की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह कविताओं में व्यक्त किए गए प्रेम और भावनाओं से इतना प्रभावित होती है कि वह सागर को पत्र लिखने लगती है। पूजा और अमन सागर के बीच बिना एक दूसरे को देखे ही एक खास रिश्ता बन जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब आकाश की मुलाकात पूजा से होती है। आकाश उसकी मासूमियत और सादगी पर मोहित हो जाता है और उसके साथ समय बिताने लगता है। उसे यह नहीं पता कि पूजा उस सागर से प्रेम करती है जो वास्तव में अमन है। अमन यह महसूस करता है कि पूजा भी आकाश को पसंद करने लगी है। अपने दोस्त और भाई आकाश की खुशी के लिए अमन अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला करता है। वह अपने दिल की भावनाओं को दबाकर आकाश और पूजा को करीब लाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर पूजा असमंजस में होती है क्योंकि वह सागर को चाहती है, लेकिन आकाश भी उसके लिए खास बनता जा रहा है। कहानी का क्लाइमेक्स बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला है। पूजा को अंततः पता चलता है कि असली सागर अमन है। जब अमन पूजा के जीवन से दूर जाने की कोशिश करता है तो पूजा उसे रोक लेती है और कहती है कि वह उसे प्यार करती है। आकाश अमन की सच्ची भावनाओं को समझता है और अपने भाई के प्रेम को स्वीकार करते हुए अपने प्यार का त्याग करता है। साजन एक ऐसी फिल्म है जो प्रेम, बलिदान और दोस्ती की गहराई को दर्शाती है। फिल्म की कहानी, गाने और कलाकारों का अभिनय इसे क्लासिक फिल्मों में एक खास स्थान देता है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि यह दर्शकों के दिलों में भी बस गई। फिल्म के गाने 90 के दशक के सबसे खूबसूरत गानों में से एक हैं और आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बहुत प्यार करते हैं SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना अमन और पूजा की भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता है। देखा है पहली बार अलका याग्निक, SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना आकाश और पूजा के बीच की पहली मुलाकात की खुशी को दर्शाता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू, अलका याग्निक। अमन के दिल की तड़प को व्यक्त करता हुआ यह गाना फिल्म की जान है। तू शायर है, कुमार सानू, अलका याग्निक। इस गाने में अमन के कवि सागर की पहचान और पूजा की प्रशंसा को दर्शाया गया है। तुमसे मिलने की तमन्ना है, कुमार सानू, अलका याग्निक। आकाश और पूजा के बीच बढ़ते रोमांस को दर्शाने वाला गीत जिए तो जिए कैसे सैड वर्जन, SP बालसुब्रमण्यम। अमन के बलिदान और उसकी आंतरिक पीड़ा को गहराई से दिखाता है। मैंने प्यार किया सलमान खान और भाग्यश्री की मुख्य भूमिकाओं वाली एक सुपरहिट रोमांटिक फिल्म है। इसे सूरज बड़जात्या ने निर्देशित किया और यह राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है कर्णिक परिवार के कैलाशनाथ और उनके बेटे प्रेम सलमान खान के साथ। कैलाशनाथ के दोस्त कौल परिवार के किशन और उनकी बेटी सुमन भाग्यश्री हैं। किशन विदेश में काम करते हैं और अपनी बेटी को कैलाशनाथ के घर छोड़ देते हैं ताकि वह पढ़ाई कर सके और अच्छी परवरिश पा सके। सुमन और प्रेम एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिल्म में उनके दोस्ती के पलों को मासूमियत और मस्ती के साथ दिखाया गया है। एक पार्टी में जब सुमन को अपमानित किया जाता है तो प्रेम उसका बचाव करता है। यह घटना उनके प्यार को और मजबूत कर देती है। प्रेम और सुमन अपने प्यार का इजहार करते हैं और जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। किशन जब विदेश से लौटते हैं और सुमन और प्रेम के प्यार के बारे में जानते हैं तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। उन्हें लगता है कि कैलाशनाथ के घर में रहकर सुमन ने उनके परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। कैलाशनाथ के घर से जाने के बाद किशन सुमन को अपने गांव ले जाते हैं। प्रेम सुमन से मिलने के लिए उनके गांव जाता है और किशन से उनका हाथ मांगता है।
किशन शर्त रखते हैं कि अगर प्रेम अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत साबित करता है तो वह सुमन को उससे शादी करने की इजाजत देंगे। प्रेम कठिन परिस्थितियों और गांव के लोगों की प्रताड़ना सहते हुए अपनी मेहनत और सच्चे दिल से किशन को प्रभावित करता है। वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी से साबित करता है कि वह सुमन के प्यार के लायक है। फिल्म का अंत सुमन और प्रेम के मिलन से होता है। किशन को यह एहसास होता है कि प्रेम सुमन से सच्चा प्यार करता है और वह उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। फिल्म का मशहूर गाना दिल दीवाना आज भी लोकप्रिय है। सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म ने 80 और 90 के दशक में प्यार की मासूमियत और सच्चाई को खूबसूरती से पेश किया। फिल्म सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए धैर्य, ईमानदारी और मेहनत की जरूरत होती है। फिल्म मन एक रोमांटिक ड्रामा है जो प्यार, बलिदान और व्यक्तिगत संघर्षों पर आधारित है। इसमें नंदिनी, मनीषा कोइराला और देव, आमिर खान के बीच एक गहरी और इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है, जो नंदिनी की विकलांगता के बाद परिपक्व होती है। कहानी में अनिल कपूर, राज का किरदार भी महत्वपूर्ण है, जो नंदिनी का अच्छा दोस्त है और उसका एक मजबूत सहारा बनता है। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी, मनीषा कोइराला से, जो एक अनाथ लड़की है। वह बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी है और अब एक अनाथालय में रहती है। नंदिनी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। वह एक संगीतकार बनने का सपना देखती है और इसके लिए पूरी मेहनत करती है। नंदिनी एक संगीत कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने जाती है, जहां उसकी मुलाकात देव, आमिर खान से होती है। देव एक स्मार्ट और खुशमिजाज युवक है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। देव का दिल नंदिनी की मासूमियत और सादगी से आकर्षित हो जाता है। नंदिनी भी देव में कुछ खास महसूस करती है, हालांकि वह पहले इस रिश्ते को लेकर थोड़ी हिचकिचाती है। देव और नंदिनी के बीच धीरे धीरे प्यार का संबंध बनता है। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। नंदिनी को लगता है कि देव के साथ उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और वह उसे अपने जीवन का साथी मानने लगती है। नंदिनी के जीवन में एक और व्यक्ति राज, अनिल कपूर है, जो नंदिनी का अच्छा दोस्त और सहारा होता है। राज नंदिनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह जानता है कि नंदिनी का दिल देव के लिए धड़कता है। राज नंदिनी और देव के रिश्ते में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन वह नंदिनी के लिए हमेशा मौजूद रहता है और उसे अपने प्यार का समर्थन देता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब नंदिनी का एक भयानक हादसा होता है। एक हादसे के दौरान नंदिनी का एक पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे डॉक्टरों द्वारा काटने की सलाह दी जाती है। यह घटना नंदिनी के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। उसके पैरों का एक हिस्सा काटने के बाद वह विकलांग हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह हादसा नंदिनी के आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित करता है और वह मानसिक रूप से बहुत टूट जाती है। देव और राज दोनों ही नंदिनी के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। देव नंदिनी को समझाता है कि उसके भीतर अब भी वही खूबसूरती और ताकत है, लेकिन नंदिनी को अपनी विकलांगता स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह देव के लायक नहीं रही। देव नंदिनी को यह समझाता है कि प्यार शारीरिक रूप से सुंदर होने पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई और व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता है। देव नंदिनी को हर स्थिति में अपना प्यार जताता है और उसे अपने पैरों की विकलांगता को छोड़कर जीवन के अन्य पहलुओं में खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। वह नंदिनी से कहता है कि वह उसे पूरी तरह से अपनी स्थिति में स्वीकार करेगा। राज, जो नंदिनी का बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसका हौसला बढ़ाता है।
वह नंदिनी को बताता है कि वह किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि नंदिनी के दिल में देव के लिए प्यार है, लेकिन उसकी विकलांगता के कारण वह खुद को इसके योग्य नहीं मानती। कहानी के अंत में नंदिनी को यह एहसास होता है कि वह अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है और उसके जीवन में हर परिस्थिति में प्यार और दोस्ती का महत्व है। कहानी का अंत इमोशनल और सकारात्मक होता है। नंदिनी और देव एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करते हैं और राज का समर्थन हमेशा उनके साथ रहता है। नंदिनी, जो पहले अपनी विकलांगता के कारण आत्मविश्वास खो चुकी थी, अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार होती है। वह समझती है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक खूबसूरती और बलिदान पर निर्भर करते हैं। फिल्म का समापन इस संदेश के साथ होता है कि प्यार, संघर्ष और बलिदान से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। फिल्म मन में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फिल्म के संगीतकार अनु मलिक हैं और इसके गाने बहुत ही रोमांटिक और मेलोडियस हैं। कुछ प्रमुख गाने जो फिल्म की कहानी और इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं वे हैं मेरा मन। यह गाना फिल्म का सबसे मशहूर गाना है, जिसमें देव आमिर खान, नंदिनी मनीषा कोइराला को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। यह गाना आज भी एक आइकॉनिक रोमांटिक गाना माना जाता है। खुशियाँ और गम, इस गाने में देव और नंदिनी के बीच प्यार और संबंधों की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। गाने के बोल बहुत ही सटीक और दिल को छू लेने वाले हैं। चाहा है तुझको, यह गाना दोनों के प्यार की शुरुआत और उस प्यार की मासूमियत को दर्शाता है। काली नागिन के जैसी, यह गाना फिल्म के लाइट और मजेदार मूड को दर्शाता है। फिल्म के गाने न सिर्फ फिल्म की कहानी को बढ़ाते हैं, बल्कि वे फिल्म के रोमांटिक और इमोशनल पहलुओं को भी खूबसूरती से पेश करते हैं। फिल्म मन हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार शारीरिक सुंदरता से परे होता है और आत्मा की सुंदरता और एक दूसरे के लिए बलिदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमें यह भी समझाती है कि जीवन की मुश्किलों को सहन करने और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा प्यार किसी भी हालत में नहीं बदलता और यह हमें आत्मविश्वास और जीवन के संघर्षों से जूझने की ताकत देता है। सनम बेवफा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें सलमान खान और चांदनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म का निर्देशन सवंत कुमार ने किया था। यह फिल्म एक ऐसे प्यार की कहानी है जो दो दुश्मन परिवारों के बीच पनपता है। फिल्म का मुख्य विषय प्यार, नफरत और बलिदान के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म की कहानी राजस्थान की खूबसूरत पृष्ठभूमि में दो कट्टर दुश्मन परिवारों के बीच की दुश्मनी से शुरू होती है। यह दो मुस्लिम परिवारों के बीच के पुराने झगड़े और उनके अहम की कहानी है। शेर खान, प्राण और रहमत खान, डैनी डेंजोंगपा दो परिवारों के मुखिया हैं जिनकी आपसी दुश्मनी कई सालों से चली आ रही है। शेर खान का बेटा सलमान खान और रहमत खान की बेटी रुखसार चांदनी पहली बार एक समारोह में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे की सादगी और खूबसूरती से प्रभावित होते हैं। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। सलमान और रुखसार को जब यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो वे अपने अपने परिवारों से अपनी शादी की बात करते हैं। हालांकि उनके परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी उनके प्यार में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। रहमत खान और शेर खान के बीच कड़ी बातचीत होती है। दोनों शर्त रखते हैं कि शादी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक साजिश छिपी होती है। दोनों परिवार अपने सम्मान और दुश्मनी को बनाए रखने के लिए इस शादी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सलमान और रुखसार की शादी धूमधाम से होती है, लेकिन शादी के बाद रहमत खान अपनी बेटी रुखसार को वापस अपने घर ले जाने की योजना बनाता है। उसका इरादा सलमान और उसके परिवार को नीचा दिखाने का होता है।
रुखसार के बिना सलमान टूट जाता है और उसे वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। दोनों परिवारों के बीच तनाव और बढ़ जाता है और यह दुश्मनी दोनों प्रेमियों के जीवन को खतरे में डाल देती है। अंततः सलमान और रुखसार अपने प्यार के लिए अपने अपने परिवारों के खिलाफ खड़े होते हैं। उनके सच्चे प्यार और बलिदान को देखकर दोनों परिवारों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी दुश्मनी को भूलकर सलमान और रुखसार को आशीर्वाद देते हैं। फिल्म में संगीत और गाने बहुत लोकप्रिय हुए, विशेष रूप से चूड़ी मजा ना देगी। सलमान खान और चांदनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म ने प्यार और दुश्मनी के बीच संघर्ष को भावनात्मक रूप से पेश किया। फिल्म यह संदेश देती है कि प्यार और शांति नफरत और दुश्मनी से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। पुराने झगड़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करना ही सही रास्ता है। तेजाब 1988 में रिलीज हुई एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन एन चंद्रा ने किया था। इस फिल्म में अनिल कपूर, महेश देशमुख उर्फ मुन्ना और माधुरी दीक्षित, मोहिनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रसिद्ध गाना 1 2 3 माधुरी दीक्षित के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। तेजाब एक्शन, रोमांस और बदले की कहानी का सम्मिश्रण है। महेश देशमुख उर्फ मुन्ना, अनिल कपूर एक ईमानदार और मेहनती कॉलेज छात्र होता है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसकी जिंदगी में खुशियां तब तक बनी रहती हैं जब तक कि एक अपराधी लोटिया, किरण कुमार की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता। लोटिया एक खतरनाक और निर्दयी गैंगस्टर है जिसने महेश के परिवार को तबाह कर दिया। महेश को उसके जीवन की कठिनाइयों के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है और वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है। इस बदलाव के चलते वह मुन्ना बन जाता है और अपने अतीत से जुड़े दर्द और बदले की आग में जलता रहता है। वहीं मोहिनी, माधुरी दीक्षित एक सुंदर और साहसी लड़की है जो अपने पिता की क्रूरता का शिकार होती है। उसका पिता शराबी और लालची होता है जो उसे डांस करके पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है। मुन्ना और मोहिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक खुशहाल जीवन का सपना देखते हैं। उनकी प्रेम कहानी कई कठिनाइयों का सामना करती है लेकिन उनका प्यार अटूट रहता है। लोटिया, जो मुन्ना का दुश्मन है, कहानी में विलेन के रूप में उभरता है। वह अपने शक्ति और भय के दम पर शहर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। फिल्म की मुख्य कहानी बदले की भावना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मुन्ना अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए लोटिया के खिलाफ लड़ता है। मुन्ना का संघर्ष और उसके जीवन में आए बदलाव उसकी दृढ़ता और साहस को दर्शाते हैं। मोहिनी अपने पिता के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करती है। मुन्ना उसकी मदद करता है और अंत में उसे एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में मुन्ना लोटिया से आमने सामने होता है और एक जबरदस्त लड़ाई होती है। मुन्ना अपनी बहादुरी से लोटिया को हराकर न्याय की जीत करता है। अंत में मुन्ना और मोहिनी अपने संघर्षों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करते हैं। तेजाब ने अनिल कपूर को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित किया और माधुरी दीक्षित के करियर में भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस फिल्म ने उनके 1 2 3 गाने को हमेशा के लिए एक आइकॉनिक डांस नंबर बना दिया। फिल्म की कहानी और संवादों ने दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी और इसे एक क्लासिक का दर्जा दिया। आशिकी एक भावनात्मक और संगीतमय प्रेम कहानी है जिस कहानी की शुरुआत राहुल रॉय और अंजलि अनु अग्रवाल से होती है। राहुल एक युवा संगीतकार है जो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहा होता है। वहीं अंजलि एक अनाथालय में रहती है और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही होती है। किसी खास मौके पर राहुल और अंजलि की मुलाकात होती है जब अंजलि अनाथालय से भागने की कोशिश करती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। राहुल उसकी मदद करता है और इस तरह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। राहुल अंजलि को एक मॉडलिंग एजेंसी में काम दिलवाने में मदद करता है जिससे अंजलि की जिंदगी बदल जाती है।
इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। अंजलि धीरे धीरे एक सफल मॉडल बन जाती है, जबकि राहुल एक प्रसिद्ध गायक बनने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच राहुल के संगीत करियर में भी सुधार आने लगता है। दोनों अपने अपने करियर में तरक्की करने लगते हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी में कई मोड़ आते हैं। अंजलि को राहुल से बहुत प्यार होता है, लेकिन उनके रिश्ते में कई मुश्किलें आती हैं। अंजलि की सफलता और राहुल के करियर की चुनौतियों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। समाज, करियर और पारिवारिक दबाव के कारण उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसके अलावा राहुल की असुरक्षाएं और अंजलि की स्वतंत्रता के बीच भी संघर्ष उत्पन्न होता है। आखिरकार फिल्म का अंत तब होता है जब राहुल और अंजलि को यह एहसास होता है कि उनकी सच्ची खुशी एक दूसरे के साथ ही है। वे अपने सारे मतभेदों को भुलाकर फिर से साथ आ जाते हैं। फिल्म का अंत राहुल और अंजलि के मिलन के साथ होता है, जो प्यार और समर्पण की जीत को दर्शाता है। हीना 1991 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म है, जिसका निर्देशन रणधीर कपूर ने किया था। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी छुआ गया है। फिल्म की कहानी चंदर प्रकाश ऋषि कपूर नामक एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर एक अमीर भारतीय परिवार से ताल्लुक रखता है और चांदनी अश्विनी भावे से प्यार करता है। चंदर और चांदनी की शादी तय हो जाती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चंदर अपनी कार में जा रहा होता है, जब अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश होकर एक नदी में गिर जाता है। नदी की धारा उसे पाकिस्तान के एक गांव में बहाकर ले जाती है। वहां उसकी जान बचाई जाती है और उसकी देखभाल हीना जेबा बख्तियार नामक एक खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की करती है। हीना का परिवार उसे अपने घर में शरण देता है और धीरे धीरे चंदर और हीना के बीच प्यार पनपने लगता है। लेकिन चंदर की याददाश्त चली जाती है और उसे अपने भारतीय होने की कोई जानकारी नहीं रहती। इस बीच हीना का मंगेतर ज़मीर मोइन अख्तर हीना और चंदर के रिश्ते से नाराज होता है और वह हर तरह से उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन जब चंदर की याददाश्त वापस आती है, तो वह अपने देश और चांदनी के बारे में याद करता है। फिल्म के अंत में चंदर को भारत वापस लौटना पड़ता है, लेकिन इससे पहले हीना और चंदर एक दूसरे से विदा लेते हैं। फिल्म का अंत दुखद होता है, जब सीमा पर पाकिस्तानी सेना चंदर को पकड़ लेती है और हीना को गोली लग जाती है। हीना की मौत चंदर की बाहों में हो जाती है और इस तरह यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। फिल्म हीना भारत और पाकिस्तान के बीच के जटिल रिश्तों पर एक संवेदनशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। फिल्म की खूबसूरत लोकेशंस, संगीत और भावनात्मक गहराई ने इसे एक यादगार क्लासिक बना दिया है। फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ, विशेष रूप से देर ना हो जाए कहीं और मैं हूँ खुशरंग हीना जैसे गाने। शोला और शबनम 1992 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में गोविंदा और दिव्या भारती नजर आते हैं। फिल्म कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का शानदार मिश्रण है। करण, जो एक मस्तीखोर और दिल से नेक नौजवान है, सेना में भर्ती होता है। ट्रेनिंग के दौरान वह एक मजेदार और अराजक समूह का हिस्सा बन जाता है, जहां उसकी मुलाकात कई दोस्तों से होती है। करण एक बिंदास और खुशमिजाज व्यक्ति है, जिसे अपने जीवन को अपने अंदाज में जीना पसंद है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वह दिव्या से मिलता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दिव्या एक अमीर परिवार की लड़की है और अपने पिता की लाडली है। उसके पिता, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उसे एक शक्तिशाली और भ्रष्ट व्यक्ति काली, मुख्य खलनायक, से शादी कराने की योजना बनाते हैं। काली एक निर्दयी इंसान है, जो कानून और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता।
जब दिव्या और करण का प्यार बढ़ता है तो काली को इसकी जानकारी हो जाती है। वह दिव्या को अपने तरीके से हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार रहता है। कहानी का मुख्य भाग तब शुरू होता है जब करण और उसके दोस्त काली और उसके आदमियों से लड़ते हैं ताकि दिव्या को उसकी चंगुल से बचा सके। फिल्म में गोविंदा की शानदार कॉमिक टाइमिंग और दिव्या भारती की मासूमियत और खूबसूरती ने इसे दर्शकों के बीच हिट बना दिया। इसके साथ ही फिल्म के गाने जैसे तू पागल प्रेमी आवारा और जोगी ओ जोगी बेहद लोकप्रिय हुए थे। अमीरी गरीबी 1990 की कहानी समाज के दो वर्गों अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष, प्यार और धोखाधड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में जितेंद्र, रेखा, पूनम ढिल्लों और राज बब्बर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जिसमें भावनाओं, रिश्तों और सामाजिक असमानताओं को गहराई से दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत एक अमीर परिवार के किरदार विक्रम, जितेंद्र से होती है जो एक सफल बिजनेसमैन है। वहीं दूसरी ओर शंकर, राज बब्बर गरीब तबके से है जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है। विक्रम की मुलाकात सुधा, रेखा से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दूसरी ओर शंकर पूनम ढिल्लों से प्यार करता है। दोनों जोड़े अपने जीवन में खुश हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग रास्तों पर ले जाते हैं। विक्रम का परिवार सुधा को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह मध्यम वर्ग से है। विक्रम की माँ और भाई विक्रम को सुधा से दूर करने की कोशिश करते हैं। इस बीच शंकर के परिवार पर अमीर लोगों का अत्याचार बढ़ता है और वह उनसे लड़ने की ठानता है। शंकर और विक्रम की जिंदगी एक मोड़ पर आकर टकराती है, जहां दोनों को अपने अपने प्यार और परिवार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई जीतती है, जबकि लालच और धोखाधड़ी का अंत होता है। विक्रम अपने परिवार को सुधा की सच्चाई समझाने में सफल होता है और दोनों एक हो जाते हैं। वहीं शंकर पूनम के साथ एक नई शुरुआत करता है और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई जीतता है। फिल्म अमीरी गरीबी यह संदेश देती है कि सच्चे प्यार और ईमानदारी के सामने अमीरी गरीबी की दीवारें टिक नहीं सकती। यह समाज में समानता और न्याय की अहमियत को भी उजागर करती है। जितेंद्र और रेखा की शानदार केमिस्ट्री, राज बब्बर और पूनम ढिल्लों का दमदार अभिनय, परिवार और सामाजिक संघर्ष की दिलचस्प कहानी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत। यह फिल्म 1990 के दशक की यादगार फिल्मों में से एक है और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। आरज़ू 1965 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान है। फिल्म का निर्देशन रामानंद सागर ने किया है और यह एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है जिसमें प्यार, त्याग और बलिदान के विभिन्न रंग दिखाए गए हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार के लड़के गोपीनाथ, राजेंद्र कुमार से, जो एक मेधावी छात्र और एक होनहार पायलट है। गोपीनाथ की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है जब उसकी मुलाकात कविता, साधना से होती है। कविता एक सुंदर, चुलबुली और मासूम लड़की है जो शिमला में अपने माता पिता के साथ रहती है। गोपीनाथ पहली ही नजर में कविता से प्यार कर बैठता है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और एक दिन गोपीनाथ कविता से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे कविता स्वीकार कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गोपीनाथ एक हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस हादसे में गोपीनाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी टांगें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। यह हादसा गोपीनाथ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। वह अब खुद को कविता के काबिल नहीं समझता और फैसला करता है कि वह कविता की जिंदगी से दूर चला जाएगा ताकि वह एक बेहतर जिंदगी जी सके।
गोपीनाथ बिना कुछ बताए कविता से दूर हो जाता है और उसे यह झूठ बताता है कि वह अब उससे प्यार नहीं करता। कविता गोपीनाथ के इस बदले व्यवहार से टूट जाती है और शोक में डूब जाती है। इस दौरान कविता के माता पिता उसकी शादी एक अच्छे और प्रतिष्ठित लड़के ऋषि फिरोज खान से तय कर देते हैं। ऋषि कविता से सच्चा प्यार करता है और उसकी हर तरह से देखभाल करता है। हालांकि ऋषि को कविता के दिल में गोपीनाथ के लिए प्यार का एहसास हो जाता है, फिर भी वह कविता से शादी करने का निश्चय करता है, यह सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जब कविता को अचानक पता चलता है कि गोपीनाथ ने उससे झूठ बोला था और वह अब भी उससे प्यार करता है। वह गोपीनाथ की स्थिति जानने के बाद उसकी त्याग की भावना को समझती है और उससे मिलना चाहती है। कविता का प्यार और समर्पण गोपीनाथ के जीवन में नई आशा जगाता है। आखिरकार ऋषि भी कविता और गोपीनाथ के सच्चे प्यार को समझता है और उनका साथ देने का फैसला करता है। ऋषि खुद कविता और गोपीनाथ को मिलाने में मदद करता है, जिससे कहानी का सुखद अंत होता है। आरजू त्याग, बलिदान और सच्चे प्यार की गहरी भावनाओं को दर्शाती है। यह फिल्म बताती है कि सच्चा प्यार शारीरिक सीमाओं से परे होता है और जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। फिल्म के गाने जैसे बेदर्दी बालमा, नरगिसे मस्ताना और ए फूलों की रानी आज भी बेहद लोकप्रिय है। अमर प्रेम 1972 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है, जिसे शक्ति सामंत ने निर्देशित किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। अमर प्रेम की कहानी एक छोटे लड़के नंदू, मास्टर बंटी और एक तवायफ पुष्पा, शर्मिला टैगोर के बीच के भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है। नंदू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती और उसका सौतेला पिता उसे बहुत मारता पीटता है। नंदू का जीवन दुख और अकेलेपन से भरा हुआ है। एक दिन नंदू अपनी माँ से भागकर एक जगह जाता है, जहाँ पुष्पा नाम की तवायफ रहती है। पुष्पा का जीवन भी दुखद है। उसे उसके पति ने छोड़ दिया है और वह अब एक तवायफ के रूप में जीवन यापन करती है। पुष्पा और नंदू के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। पुष्पा नंदू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और नंदू भी उसे माँ की तरह मानता है। इस दौरान आनंद बाबू, राजेश खन्ना नामक एक सज्जन व्यक्ति की एंट्री होती है, जो पुष्पा के जीवन में आता है। आनंद बाबू, जो कि एक उच्च समाज के व्यक्ति हैं, पुष्पा की आत्मा और उसकी मानवीयता को पहचानते हैं। वे पुष्पा को उसकी स्थिति से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। पुष्पा और नंदू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। नंदू का परिवार उसे वापस ले जाता है और पुष्पा अकेली रह जाती है। समय बीतता है और नंदू बड़ा हो जाता है। एक दिन वह फिर से पुष्पा से मिलता है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। नंदू, जो अब एक सफल व्यक्ति बन गया है, अपनी माँ पुष्पा को अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। फिल्म में नंदू और पुष्पा के बीच का रिश्ता सबसे प्रमुख है। यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम और ममता का कोई सामाजिक वर्ग नहीं होता। फिल्म के गाने जैसे चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी सुने जाते हैं। फिल्म आराधना 1969 में रिलीज हुई थी। इसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म अपनी कहानी, संगीत और अभिनय के लिए आज भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत में भारतीय वायु सेना का पायलट अरुण वर्मा, राजेश खन्ना, दार्जिलिंग में छुट्टी पर आता है, जहां उसकी मुलाकात वंदना त्रिपाठी, शर्मिला टैगोर से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं,
और एकांत में एक दूसरे से विवाह की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अरुण वंदना से वादा करता है कि वह छुट्टियों के बाद वापस आकर उससे विधिवत शादी करेगा। वापस लौटते समय अरुण का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वंदना इस आघात से टूट जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। अविवाहित मां बनने के कारण समाज वंदना को तिरस्कृत करता है। वंदना का पिता भी इस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। वंदना अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे एक अनाथालय में छोड़ने का निर्णय करती है। वंदना अपने बेटे सूरज की देखभाल करने के लिए अनाथालय के एक कर्मचारी के रूप में काम करने लगती है। जब सूरज को एक दंपत्ति गोद लेते हैं, वंदना उनकी नौकरानी बनकर उसी घर में काम करने लगती है ताकि वह अपने बेटे के करीब रह सके। सूरज बड़ा होकर भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उसका पिता अरुण था। उसे एक दिन अपनी असली मां वंदना के बारे में पता चलता है और वह अपनी मां को सम्मान और प्यार के साथ स्वीकार करता है। फिल्म के गाने जैसे मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी पसंद किए जाते हैं। बंधन एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो एक गांव के जीवन और वहां के संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और परिवार के मूल्यों पर आधारित है। कहानी धर्मराज राजेश खन्ना से शुरू होती है, जो एक सीधा साधा और ईमानदार किसान है। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। उसका छोटा भाई जीवन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो शहर में नौकरी करता है। धर्मराज और गोरी मुमताज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गोरी एक सुंदर और सरल लड़की है जो धर्मराज की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होती है। धर्मराज गांव में अपने परिवार की देखभाल करता है और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है। वहीं जीवन शहर की चकाचौंध में अपने परिवार से दूर हो जाता है और एक बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन की गलत संगत और बुरे कामों के कारण गांव में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। गांव के लोग धर्मराज को इन समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। जीवन की गतिविधियों के कारण धर्मराज और उसके परिवार के बीच तनाव बढ़ जाता है। धर्मराज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण अपने परिवार और गांव वालों के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अंततः जीवन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने बड़े भाई धर्मराज से माफी मांगता है। परिवार फिर से एकजुट होता है और गांव में शांति बहाल होती है। दो रास्ते 1969 में रिलीज हुई एक सुपरहिट हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी और कमल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। नवेंदु गुप्ता, राजेश खन्ना एक ईमानदार और मेहनती युवक है जो अपने बड़े भाई सत्येन गुप्ता, बलराज साहनी और पूरे परिवार के लिए हर संभव कोशिश करता है। सत्येन गुप्ता एक जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, जो अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल करते हैं। हालांकि सत्येन की पत्नी नंदिनी, वीना, एक स्वार्थी और लालची महिला है जो परिवार में कलह और दरार डालने का काम करती है। वह चाहती है कि सत्येन अपने परिवार से दूर रहे और सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों पर ध्यान दे। नवेंदु को रीटा, मुमताज से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर घर की लड़की है। नवेंदु और रीटा का प्यार गहरा होता जाता है, लेकिन उनके रिश्ते में नंदिनी की स्वार्थी इच्छाएं बाधा डालती हैं। समय के साथ नंदिनी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के चलते परिवार को अलग कर देती है। सत्येन, जो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, आखिरकार अपने भाइयों से दूर हो जाता है। फिल्म की कहानी दो रास्तों पर चलती है, एक तरफ परिवार को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ पारिवारिक बिखराव। अंत में सत्य और प्रेम की जीत होती है,
सत्यन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की कोशिश करता है। फिल्म के संगीत को भी काफी सराहा गया, जिसमें लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गाने शामिल हैं। बिंदिया चमकेगी और ये रेशमी जुल्फें जैसे गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। डॉन 1978 की एक मशहूर हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन चंद्रा बारोट ने किया है और इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है। फिल्म की कहानी अपराध, धोखा और पहचान की अदला बदली के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी का मुख्य पात्र डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन एक खतरनाक और चालाक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसे पुलिस कई देशों में ढूंढ रही है। डॉन का आतंक इतना है कि पुलिस अधिकारी डीसीपी डी सिल्वा उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डॉन के गिरोह में नारंगी देवी और अनवर भी शामिल हैं। एक दिन पुलिस डॉन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डीसीपी डी सिल्वा डॉन की मौत को गुप्त रखता है और एक योजना बनाता है। वह विजय, जो डॉन का हमशक्ल है, को खोज निकालता है और उसे डॉन बनाकर अंडरकवर भेजता है ताकि वह डॉन के गिरोह को पकड़ सके। विजय, जो एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी है, पहले तो इस योजना से घबराता है, लेकिन फिर अपने मारे गए दोस्तों और परिवार का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। विजय को डॉन के गिरोह में जगह पाने के लिए डॉन जैसा व्यवहार करना पड़ता है। उसकी मुलाकात रोमा जीनत अमान से होती है, जो अपने भाई रमेश की मौत का बदला लेना चाहती है। रमेश को डॉन ने मार दिया था और रोमा इस बात से अनजान है कि विजय असली डॉन नहीं है। विजय अपनी नई पहचान के साथ गिरोह में घुल मिल जाता है और धीरे धीरे डीसीपी डी सिल्वा की मदद से गिरोह के अंदरूनी रहस्यों को उजागर करने में सफल होता है। हालांकि चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब डीसीपी डी सिल्वा एक दुर्घटना में मारा जाता है और विजय की असली पहचान का राज उसके साथ चला जाता है। अब विजय को अपनी बेगुनाही साबित करनी है और साथ ही डॉन के गिरोह को भी समाप्त करना है। बहुत सारी मुसीबतों और संघर्षों के बाद विजय अपनी सच्चाई सबके सामने लाने में सफल होता है और डॉन के गिरोह को ध्वस्त कर देता है। रोमा भी विजय की सच्चाई जानकर उसका साथ देती है। अंत में विजय और रोमा मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं और कानून व्यवस्था की जीत होती है। डॉन एक रोचक और मनोरंजक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन की अदाकारी, दिलचस्प कहानी और शानदार संगीत ने इसे एक क्लासिक बना दिया है। फिल्म दोस्ताना की कहानी विजय, अमिताभ बच्चन और रवि शत्रुघ्न सिन्हा नामक दो बचपन के दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। विजय और रवि दोनों ही ईमानदार और निष्ठावान हैं और एक दूसरे की दोस्ती में गहरी आस्था रखते हैं। विजय और रवि की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब उनकी मुलाकात शीला जीनत अमान से होती है। शीला एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सुंदर महिला है। दोनों दोस्तों को शीला से प्यार हो जाता है, लेकिन शीला का दिल विजय के लिए धड़कता है। रवि, जो शीला से भी प्यार करता है, अपने दोस्त विजय की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने का निर्णय लेता है। वहीं दूसरी ओर कहानी में मुख्य विलेन दामोदर प्रेम चोपड़ा की एंट्री होती है। दामोदर एक खतरनाक गैंगस्टर है जो विजय और रवि को खत्म करने की योजना बनाता है। वह उनकी दोस्ती में दरार डालने के लिए चाल चलता है और दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे विजय और रवि की दोस्ती टूटने लगती है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। दामोदर की चालों के कारण दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों को एहसास होता है कि उनकी दोस्ती किसी गलतफहमी की वजह से नहीं टूट सकती। विजय और रवि मिलकर दामोदर का सामना करते हैं और अंत में उसे उसके कुकर्मों की सजा दिलाते हैं। फिल्म का अंत विजय और रवि की दोस्ती की जीत के साथ होता है। वे अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और फिर से गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिल्म के गाने भी बेहद लाजवाब है, जैसे दिल लगी ने दी हवा और मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। एक फूल दो माली 1959 की एक हिंदी फिल्म है
इस फिल्म में संजय खान, साधना और बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी की शुरुआत शांति, साधना और सोमू संजय खान से होती है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सोमू एक शिक्षित और ईमानदार युवक है, जबकि शांति एक सीधी सादी गांव की लड़की है। वे दोनों शादी करने का निर्णय लेते हैं। शादी से पहले सोमू को एक इमरजेंसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। जाने से पहले वे दोनों मंदिर में मिलते हैं। सोमू वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और शादी करेगा। विदेश में सोमू एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और सबको उसकी मृत्यु की खबर मिलती है। शांति इस हादसे से टूट जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वह सोमू के बच्चे की मां बनने वाली है। वह अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है। शांति के जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब कैलाश नाथ कौशल बलराज साहनी से मिलती है। कैलाश एक नेकदिल आदमी है जो शांति और उसके बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है। वह शांति से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। शांति अपने बच्चे के भविष्य की सोचते हुए कैलाश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। कैलाश और शांति एक साथ जीवन बिताने लगते हैं और कैलाश शांति के बेटे को अपने बेटे की तरह पालता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक सोमू वापस लौट आता है। वह जिंदा है और दुर्घटना से बच गया था, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो बैठा था। सोमू जब शांति और कैलाश के जीवन में लौटता है तो स्थिति जटिल हो जाती है। शांति अब दो लोगों के बीच फंसी होती है। एक तरफ सोमू, उसका पहला प्यार और उसके बेटे का असली पिता, और दूसरी तरफ कैलाश, जिसने उसे और उसके बेटे को समाज में सम्मान और सुरक्षा दी है। अंत में कैलाश की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले कैलाश सोमू से कहता है कि वह शांति और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सोमू और शांति का प्रेम सच्चा है। इस तरह एक फूल दो माली फिल्म एक भावनात्मक और संवेदनशील मोड़ पर समाप्त होता है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, ये पर्दा हटा दो, ओ नन्हे से फरिश्ते और सैयां ले गई जिया जैसे गानों ने फिल्म की कहानी में 4 चांद लगा दिए हैं। जब जब फूल खिले 1965 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म है, जिसका निर्देशन सूरज प्रकाश ने किया था। इसमें शशि कपूर और नंदा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी कश्मीर के एक साधारण, ईमानदार और दिल से सच्चे नाविक राजू, शशि कपूर के इर्द गिर्द घूमती है। राजू अपनी छोटी सी बोट चलाकर पर्यटकों को कश्मीर की वादियों की सैर कराता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। फिल्म में नायिका रीता, नंदा एक अमीर परिवार की बेटी होती है जो छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर आती है। रीता आधुनिक जीवन शैली में पली बड़ी होती है, जबकि राजू एक सादा ग्रामीण युवक होता है। छुट्टियों के दौरान रीता और राजू की मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। राजू की ईमानदारी और मासूमियत रीता को आकर्षित करती है और वह राजू से दिल लगा बैठती है। दूसरी ओर राजू भी रीता से सच्चा प्यार करने लगता है, लेकिन उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंतर का एहसास होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रीता के पिता, जो कि एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, इस रिश्ते को नापसंद करते हैं। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि राजू गरीब और साधारण पृष्ठभूमि से आता है। रीता के पिता उसे किसी और अमीर लड़के से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। रीता और राजू के प्यार को परिवार की सख्ती और सामाजिक मान्यताओं से जूझना पड़ता है। अंततः कहानी इस बात पर आधारित है कि क्या रीता और राजू का प्यार इन चुनौतियों को पार कर पाता है और क्या वे एक साथ जीवन बिता पाते हैं। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और इसके गाने सुपरहिट रहे। खासकर परदेसियों से ना अखियां मिलाना और एक था गुल और एक थी बुलबुल जैसे गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। कटी पतंग 1971 की एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया है। इस फिल्म की कहानी मधु, आशा पारेख और कमल राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का आधार एक उपन्यास पर है और इसमें प्रेम, धोखा और पहचान बदलने की कहानी को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।
मधु एक अनाथ लड़की है जिसे उसके चाचा चाची ने पाला है। उसकी सगाई एक अमीर युवक से होती है, लेकिन वह अपने प्रेमी कैलाश के साथ भाग जाती है। कैलाश बाद में उसे धोखा देता है और छोड़ देता है। हताश मधु अपने घर वापस जाती है, लेकिन चाचा चाची उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। मधु की मुलाकात उसकी सहेली पूनम से होती है, जो अपने पति से मिलने जा रही है। दुर्भाग्यवश पूनम की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। मरने से पहले पूनम मधु से वादा लेती है कि वह उसकी पहचान लेकर उसके ससुराल जाएगी और उसके बच्चे की देखभाल करेगी। मधु पूनम की पहचान लेकर उसके ससुराल जाती है और वहां उसे कमल मिलता है, जो पूनम का देवर है। कमल और मधु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन मधु की असली पहचान उजागर होने का खतरा बना रहता है, विशेषकर जब कैलाश उसकी जिंदगी में वापस आता है और उसे धमकाता है। जब कमल को मधु की सच्चाई का पता चलता है, तब कमल दुखी हो जाता है। हालांकि मधु के नेक इरादों और त्याग को देखकर कमल उसे माफ कर देता है। अंत में मधु और कमल एक हो जाते हैं और मधु को उसकी सच्ची पहचान और प्यार मिल जाता है। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर किशोर कुमार द्वारा गाए गए गीत यह शाम मस्तानी और प्यार दीवाना होता है। फिल्म नौकर एक हल्की फुल्की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी अमरनाथ संजीव कुमार नामक एक अमीर व्यवसायी की है, जो बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति है। वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। अमरनाथ की माँ चाहती है कि उसका विवाह किसी अच्छे परिवार की लड़की से हो, और इसलिए वे लगातार एक आदर्श बहू की खोज में रहती है। अमरनाथ अपनी माँ की इच्छाओं का बहुत सम्मान करता है, लेकिन उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। उसे अपने घर के कामों के लिए एक नौकर की जरूरत होती है, और इसी क्रम में गीता जया भादुरी की एंट्री होती है। गीता एक अनाथ लड़की है, जो अमरनाथ के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। गीता बहुत ही चतुर और चालाक है, और घर के सभी सदस्यों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। अमरनाथ और गीता के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता पनपने लगता है, लेकिन अमरनाथ अपनी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा की वजह से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाता। इस बीच एक गलतफहमी के कारण अमरनाथ की मां गीता को अमरनाथ की प्रेमिका समझने लगती है और उसे घर से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जब गीता घर छोड़कर चली जाती है, तो अमरनाथ को एहसास होता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। अंत में अमरनाथ अपने दिल की सुनता है और गीता को ढूंढने जाता है। कहानी का अंत गीता और अमरनाथ के मिलन और उनके प्यार की जीत के साथ होता है। इस दौरान हास्य और भावनाओं के कई दृश्य दर्शकों को हंसाने और भावुक करने में सफल होते हैं। इस फिल्म को आज भी उसकी अनोखी कहानी और संजीव कुमार जया भादुरी की जोड़ी के लिए याद किया जाता है। सफर 1970 की एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक डॉक्टर नीला, शर्मिला टैगोर और एक चित्रकार अविनाश राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर नीला एक कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित डॉक्टर है, जो अपने मरीजों की देखभाल में पूरी तरह से लगी रहती है। एक दिन वो अविनाश से मिलती है, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन गंभीर बीमार चित्रकार है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। अविनाश एक हंसमुख और जीवन से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो अपने जीवन में एक गहरे रहस्य को छुपा रहा है। उसे एक गंभीर बीमारी है और वो जानता है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो अपने प्यार का इजहार नीला से नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नीला उसकी बीमारी से दुखी हो। इस बीच शेखर फिरोज खान, जो नीला का कॉलेज का दोस्त है, उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। नीला, जो अविनाश के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और यह नहीं जानती कि अविनाश उससे प्रेम करता है, शेखर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद नीला अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो अविनाश को भूल नहीं पाती। कहानी में एक दुखद मोड़ आता है जब शेखर को पता चलता है कि नीला अभी भी अविनाश से प्यार करती है। शेखर को गलतफहमी हो जाती है कि नीला और अविनाश के बीच कुछ चल रहा है,
और यह जानने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। शेखर की मौत के बाद नीला और अविनाश फिर से मिलते हैं, लेकिन अविनाश की बीमारी उसकी हालत और खराब कर देती है। अविनाश, जो अब और अधिक समय नहीं जी सकेगा, नीला से कहता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने पेशे के प्रति समर्पित रहे। अंततः अविनाश की मौत हो जाती है और नीला अपने जीवन में वापस लौट आती है, लेकिन अविनाश की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहती हैं। फिल्म का संगीत जो तुमको हो पसंद जैसे गाने शामिल हैं। संजोग एक भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी है जो दो अलग अलग महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत यशोदा, जयाप्रदा और श्याम जितेंद्र के प्रेम से होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। उनके विवाह के बाद यशोदा गर्भवती होती है और वे एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कहानी में एक और पात्र गिरधारी जितेंद्र, जो श्याम का हमशक्ल है, की एंट्री होती है। गिरधारी की मुलाकात अनिता, जयाप्रदा से होती है और वे भी शादी कर लेते हैं। अनिता भी गर्भवती होती है। किस्मत के खेल से यशोदा और अनिता दोनों का एक ही अस्पताल में एक ही समय पर प्रसव होता है। अस्पताल की एक गलती से दोनों के बच्चों का अदला बदली हो जाती है। यशोदा का बेटा अनिता को और अनिता की बेटी यशोदा को मिल जाती है। अंततः दोनों परिवार इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने बच्चों के साथ पुनः जुड़ते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा प्यार और समर्पण ही हर समस्या का समाधान है। फिल्म का समापन भावनात्मक और सकारात्मक नोट पर होता है, जहां सभी पात्र अपने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं। यह फिल्म प्रेम, बलिदान और परिवार के महत्व को दर्शाती है। फिल्म ससुराल 1984 में रिलीज हुई थी, जिसमें अरुण गोविल और साधना सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा है। फिल्म की कहानी का केंद्र सत्यप्रकाश, अरुण गोविल और गीता, साधना सिंह के विवाह और उनके ससुराल में आने के बाद की घटनाओं पर है। सत्यप्रकाश एक नेक और ईमानदार युवक है, जबकि गीता एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। शादी के बाद गीता अपने ससुराल में अपने पति, सास और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ रहने आती है। ससुराल में गीता का सामना विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों से होता है। उसकी सास एक कठोर और पारंपरिक महिला है, जो गीता के प्रति कठोर व्यवहार रखती है। गीता के ससुराल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो उसे स्वीकार नहीं करते और उसकी स्थिति को और कठिन बनाते हैं। कहानी में मुख्य रूप से गीता की संघर्षशीलता और उसके धैर्य को दिखाया गया है। वह अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने और सभी को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन सास और कुछ अन्य सदस्यों की कड़ाई और प्रतिरोध उसका जीवन कठिन बना देते हैं। फिल्म का अंत गीता के संघर्ष और दृढ़ता की जीत के साथ होता है, जब उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्य उसकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचानते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। गीता अपने ससुराल में सम्मान और प्यार प्राप्त करती है। सावन की घटा 1966 में रिलीज हुई एक हिंदी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी गोपाल, मनोज कुमार और सीमा, शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है। गोपाल एक अमीर परिवार का युवक है, जो अपने दादा की इच्छा पर गांव जाता है। गांव में वह सीमा से मिलता है, जो एक सुंदर और सरल लड़की है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब यह पता चलता है कि सीमा का चेहरा गोपाल की मृत प्रेमिका से मिलता जुलता है। गोपाल की प्रेमिका रीटा एक विमान दुर्घटना में मारी गई थी और सीमा का चेहरा रीटा से मेल खाता है, जिससे गोपाल उलझन में पड़ जाता है। कहानी में आगे चलकर कई रहस्य और गलतफहमियों का खुलासा होता है, जो गोपाल और सीमा के संबंध को चुनौती देते हैं। आखिरकार गोपाल और सीमा अपने अपने अतीत से उबरते हैं और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार का एहसास करते हैं। फिल्म का अंत सुखद होता है, जहां सभी गलतफहमियां और रहस्य सुलझ जाते हैं और गोपाल और सीमा का प्यार जीत जाता है। स्वर्ग 1990 की एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में गोविंदा, राजेश खन्ना और जूही चावला हैं। कृष्णकांत, राजेश खन्ना,
एक अमीर और दयालु व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधवी, सौतेला बेटा अरुण, बहू जया और बेटी कविता हैं। कृष्णकांत का परिवार बहुत ही लालची और स्वार्थी है, जो केवल उसके पैसों के लिए उससे जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत का सबसे विश्वास पात्र और प्रिय सेवक कृष्णा गोविंदा है। कृष्णा बहुत ही ईमानदार, मेहनती और वफादार है, जो हमेशा कृष्णकांत के हर काम में मदद करता है। कृष्णकांत भी कृष्णा को अपने बेटे की तरह मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन कृष्णकांत के व्यवसाय में भारी नुकसान होता है और उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका परिवार, जो पहले उससे बहुत प्यार और सम्मान दिखाता था, अब उसे अपमानित करने लगता है। उसके बच्चे उसे छोड़ने की धमकी देते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करते। इस बीच कृष्णकांत का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। कृष्णकांत की बेटी कविता की शादी एक अमीर व्यक्ति के बेटे से तय होती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे मजबूर करते हैं कि वह अपने पिता से सारे पैसे मांग ले ताकि उसकी शादी धूमधाम से हो सके। कृष्णकांत अपनी बेटी की खुशी के लिए यह भी सहन करता है। कृष्णा, जो इस सारी स्थिति को देख रहा होता है, अपने मालिक को इस कठिन समय में भी नहीं छोड़ता और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। कृष्णा अपने मालिक के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है और उसके परिवार के सामने उसकी रक्षा करता है। लेकिन कृष्णकांत का परिवार उसे घर से निकाल देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। कृष्णा, जो अपने मालिक की इस दुर्दशा को नहीं सह सकता, कृष्णकांत को अपने छोटे से घर में ले आता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ समय बाद कृष्णकांत की स्थिति में सुधार होता है और वह फिर से अपनी संपत्ति और व्यवसाय को पुनः प्राप्त करता है। इस दौरान उसका परिवार अपनी गलतियों का एहसास करता है और कृष्णकांत से माफी मांगता है। कृष्णकांत, जो अब अपने परिवार की असली नीयत को समझ चुका होता है, उन्हें माफ कर देता है, लेकिन वह अब अपने जीवन को अलग तरीके से जीने का निर्णय लेता है। वह कृष्णा को अपने बेटे के रूप में अपनाता है और उसके साथ ही जीवन बिताने का निर्णय करता है। तीन बहुरानियां एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म है जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहानी एक बड़े परिवार की है जिसमें तीन बहुओं की जिंदगी और उनके आपसी रिश्तों को दिखाया गया है। परिवार का मुखिया पृथ्वीराज कपूर अपने बेटों और बहुओं के साथ रहता है। तीनों बहुओं के स्वभाव और जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, जिससे घर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुखिया का सबसे बड़ा बेटा मेहनती और ईमानदार है, जिसकी पत्नी प्रथम बहुत सरल और समझदार है। दूसरा बेटा थोड़ा लापरवाह है और उसकी पत्नी दूसरी बहू थोड़ी स्वार्थी और चालाक है। सबसे छोटा बेटा जो अभी अभी शादी करता है, उसकी पत्नी तीसरी बहू चुलबुली और चंचल है। वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। हर बहू अपने तरीके से परिवार को संभालने का प्रयास करती है, जिससे कभी कभी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन आखिरकार परिवार के सदस्यों की समझदारी और प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। तीन बहुरानियां उस दौर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जो पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत को दर्शाती है। पृथ्वीराज कपूर का अभिनय और फिल्म की कहानी ने इसे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया।